हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? इस वर्ल्ड के अंदर, इस वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, है ना, हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो भी सारी लिविंग चीजें हमें देखने को मिलेगी वो आएंगी लिविंग वर्ल्ड के अंदर। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हर एक जो नोट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे कि प्रॉपरली मेहनत करके बनाए हैं और जो कि आपके क्लास 11th के इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको बोलता हूं 5 मिनट इस लेक्चर को देख लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये लेक्चर आगे देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। सारी चीजें कंटेंट के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो फिर बिना कोई टाइम पास करें शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, हमारा ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसमें कि मेड अप ऑफ 2 ब्रॉड कंपाउंड्स। मतलब जो भी सारी चीजें हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। आप यहां पे देख सकते हो, ऑफ 2 ब्रॉड कैटेगरीज कंपोनेंट्स। मतलब इस लिविंग वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड कैसा है? लिविंग है। लिविंग मतलब क्या है? ये जीवित है ना, लिविंग है। तो इसमें जो भी सारे लाखों कंपोनेंट्स हैं उसको 2 कैटेगरी में, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। देखो, अ मतलब अब्सेंस और बायो मतलब लाइफ। जिस ऐसे कंपोनेंट्स में लाइफ नहीं है यानी वो निर्जीव है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे अबायोटिक के अंदर। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर दी अबायोटिक कंपाउंड। और बायोटिक कंपाउंड कौन सा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, एक्सेट्रा। ये हो जाएंगे 2 कंपोनेंट्स जिसमें लिविंग वर्ल्ड जो है पूरा उसको डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है सर, आगे। सो देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी। देखो, लिविंग वर्ल्ड में एक टाइप के एनिमल है क्या? नहीं सर। तो इसमें आपको डिफरेंट, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, राइट, अबायोटिक चीजें, बायोटिक चीजें देखने को मिलेगी। ये चीज समझनी है ना। सो अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक स्टडी इज इसेंशियल। देखो, हमारे इस अर्थ पे मैंने बोला आपको लिविंग चीज भी है, नॉन लिविंग भी चीज है, लाखों प्रकार की चीज है, एक जैसी नहीं है। उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और वो दोनों के दोनों, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे उसको नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलेंगे, यानी अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे और एक्सेट्रा। तो वो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं, बराबर। तो उसकी इसेंशियल करना, स्टडी करना बहुत 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 जरूरी है, इसेंशियल है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके? एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सके। अगर हमने माइक्रोब्स की पढ़ाई की तो वो माइक्रोब्स हमें कैसे मदद कर सकते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका हम मदद ले सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर वेरियस प्रोडक्ट बनाने के लिए ले सकते हैं। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि अगर हमने इस एनिमल की या फिर इस पूरे इकोसिस्टम की पढ़ाई की तो कोई एनिमल अगर मर रहा है, उसके नंबर्स कम हो रहे हैं, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कंजर्वेशन के लिए भी वो काम में आएगा। ठीक है, चलो। तो सर्टेन टूल्स भी यहां पे हम यूज करते हैं जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये हम देखेंगे आगे क्या होता है, सारी चीजें। बस याद रखना इस चैप्टर के अंदर हर्बेरिया, ये कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है? दूसरा कंसेप्ट। म्यूजियम तीसरा कंसेप्ट। चौथा बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड बायोलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क बोलेंगे उसको। तो जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन्स एंड हार्बेरिया, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे आगे। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि अर्थ के ऊपर लिविंग वर्ल्ड जो है, पूरा का पूरा अर्थ बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड जो है उसके अंदर वेरियस टाइप्स के, लाखों प्रकार के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, बायोटिक, अबायोटिक। अबायोटिक में ये जो सारी चीजें जो जिंदा नहीं है, उससे प्लास्टिक से लेकर आयरन वगैरह सारी चीजें आ गई उसमें। और बायोटिक में सारे टाइप के एनिमल्स, सारे टाइप के प्लांट्स और सारे टाइप के माइक्रोब्स आ गए। ठीक है, तो लाखों प्रकार के आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। चलो, सबसे पहले द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ जो है
उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल यानी अच्छे से याद रखना है कि वो चीजें नेसेसरी है, वो होती ही होती है, राइट। बेसिक प्रिंसिपल मतलब नेसेसरी। जैसे हमारे बेसिक नीड्स क्या है, अन्न, वस्त्र और निवारा हम बोलते हैं, वो तीनों चीजें चाहिए, बाकी की सारी चीजें कम बाद में है। वैसे ही बेसिक प्रिंसिपल जो है लाइफ का, ये आपको समझना है अच्छे तरीके से कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन से उसके अंदर, वो हम देखेंगे। और वो है बेटा मेटाबॉलिज्म। एक तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, दूसरा उनके अंदर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। सो ये दो के दो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेंगे। आगे तीसरा बेसिक प्रिंसिपल एक एक देखेंगे, पहले समझ लो। एजिंग, एज होती है। चौथा प्रिंसिपल है रिप्रोडक्शन होता है। पांचवा प्रिंसिपल है मोर्टेलिटी होता है, मर जाता है आदमी या इंसान या एनिमल। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस या फिर इरिटेबिलिटी है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छठा, है ना। यस सर। तो ये छह कितने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के अंदर नेसेसरी जो छह प्रोसेसेस है वो हम आज देखेंगे अच्छे तरीके से। कितने? छह प्रोसेस, ठीक है। अब देखो छह प्रोसेस कौन कौन से हैं। मेटाबॉलिज्म, देखो आपने ना टीवी पे एक ऐड देखा होगा लिप्टिन ग्रीन टी का, जिसमें बताया जाता है क्या, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। थोड़ा सा देखना जब ऐड आएगी टीवी में। तो मेटाबॉलिज्म यानी अपने बॉडी के अंदर होने वाली जो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है, वो होती है मेटाबॉलिज्म। अब इसमें बनाने वाले रिएक्शंस भी होते हैं, मतलब एनाबॉलिज्म, जिस रिएक्शन में कुछ बनता है। तोड़ने वाले रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें रिएक्शन में कुछ टूटता है, वो कैटाबॉलिज्म होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म यानी क्या हो गया, फॉर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी केमिकल मॉलिक्यूल्स, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म की ये डेफिनेशन हम यहां पे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल reaction occurring inside the living organism, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म में यहां पे आपको याद रखना है सिंपली दो चीजें हैं। एक कैटाबॉलिज्म, यहां पर एक ट्रिक बताता हूं, CAT, तो ये CUT कट, कुछ चीजें कट हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज किया जाता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन वाले प्रोसेसेस होते हैं। एनाबॉलिज्म यानी बिल्डिंग, यहां पे देखो बिल्डिंग है और ब्रेकिंग है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी है। तो आपका मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आएंगी। मेटाबॉलिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, वन इज एनाबॉलिज्म, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कैटाबॉलिज्म की, सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्योंकि उसके अंदर ब्रेक डाउन होने का काम हो रहा है। एनाबॉलिज्म, सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म में होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, और डिस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, और दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। सो इज मोस्ट इंक्लूसिव एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, याद रखना, इसके बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, आदमी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। द बेसिक ऑफ, क्या देख रहे, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जरूरी है। कितने? 6। मेटाबॉलिज्म, उसमें से हमने एक देखा कि जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो होने बहुत जरूरी है, नहीं हुए तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। दूसरा देखो ग्रोथ, ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, देखो ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइज ग्रोथ होती है, वेल आर्किटेक्ट, मतलब क्या कि एकदम जबरदस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती है ग्रोथ, बरोबर, जैसे जन्म से आपको देखने को मिलेगा। सो ग्रोथ इज लिविंग, ग्रोथ इन लिविंग बीइंग फ्रॉम विद इन, तो बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। ओके, अनलाइक आप देखो जो यहां पर जो आपके मॉल्ड्स होते हैं, है ना, अनलाइक सैंड मॉल्ड्स, ठीक, जैसे कि ये इनकी जो ग्रोथ होगी वो बाहर से होगी, विच गो देखो एक्सटर्नली। मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल चीज है, ये यहां पर मैंने पेन रख दिया, है ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डस्ट पार्टिकल बैठ जाएंगे, तो इसकी ग्रोथ बाहर से हो रही है। बट हमारी जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, सेल अंदर बढ़ते हैं, फिर बाद में बाहर हमारा शरीर बढ़ जाता है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है, ये चीज समझिए। नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्रीज इन साइज, देखो नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्रीज हो सकती है, बराबर की नहीं। जैसे ये जमीन है, इसके ऊपर मिट्टी के थर लग जाते हैं लाखों साल, तो वो ग्रो हो रही है, जमीन ऊपर ऊपर आ रही है।
उसमें लाखों साल लगते हैं वैसे जमीन के अंदर सॉइल का लेयर बनने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकती है, बट वो ग्रोथ एक्सटर्नली होती है, बाहर से होती है। जैसे कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की पहले एक ही इमारत थी, उसके बाद बिल्डिंग पे फ्लोर बनाए गए, यानी उस बिल्डिंग की ग्रोथ हुई बेटा, लेकिन वो एक्सटर्नली हुई। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एक्सटर्नली होती है, बट लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ इंटरनली होती है। उसको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। इंट्रिंसिक होती है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दो चीजें हमने समझ ली जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। पहला हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया आपका ग्रोथ। तीसरा देखो, तीसरा है एजिंग। एजिंग यानी क्या? बुढ़ापा, बरोबर। जो ग्रोथ है बेटा वो अनलिमिटेड नहीं है, नॉट अनलिमिटेड कि बढ़ते ही जाएंगे हम, नहीं। एक टाइम पे आने के बाद वहां पर वो लॉस हो जाता है, इफेक्टिवनेस जो है वो लॉस हो जाता है, मतलब उसको ही एजिंग कहेंगे। अब इसको ये बोल सकते हैं, दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द बॉडी इफिशियंसी, है ना, इज कॉल्ड एज एजिंग प्रोसेस। बॉडी की इफिशियंसी क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि जब हम एज हमारी हो जाती है तो बॉडी की इफिशियंसी कम होगी, यानी बॉडी के अंदर के केमिकल रिएक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे जैसे पहले होते थे। बॉडी के अंदर ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही जैसे पहले होते थे। जैसे हम न्यूट्रिशन पहले लेते थे, अब उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे। जितनी एनर्जी पहले बनती थी अब नहीं बन पा रही है, यानी इस प्रोसेस को हम एजिंग कहेंगे, जिसमें इफेक्टिवनेस जो होगा, प्रोसेस इफिशियंसी, बॉडी इफिशियंसी का जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। ठीक है, ये तीसरी आपको याद रखनी है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। थर्ड, फोर्थ जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है वो रिप्रोडक्शन है। री मतलब होता है बार बार, और प्रोडक्शन यानी होता है फॉर्मेशन, जिसमें एक चीज बार 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 बन रही है। जैसे ये आपके पेरेंट्स से इनको क्रॉस किया तो ये आप बन गए, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। बट रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप है। जैसे होता है ना, कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन और बार बार करने वाली प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपके दादा दादी से आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आप, आपसे अभी नेक्स्ट जनरेशन होगा। कब होगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तब, है ना, तभी शादी होगी, नहीं तो कुछ खरा नहीं आपका, है ना, कोई गारंटी नहीं है। देखो, ये चीज याद रखना है कि दो टाइप का रिप्रोडक्शन आपने समझा है। असेक्सुअल यानी कि जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसमें मेल फीमेल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें सिर्फ बर्ड तैयार होके एक नया एनिमल बन जाएगा, बर्डिंग। बाइनरी फिजन यानी एनिमल की बॉडी दो पार्ट में ब्रेक होके नया एनिमल बनेगा, और बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इधर गैमेट फ्यूज होता है, और गैमेट याद रखना दो होते हैं, एक मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज होके फिर बाद में एक नया एनिमल बनता है। तो ये असेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। यस। अब इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ स्टराइल एनिमल्स भी है जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नॉट प्रोड्यूस इट, नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऐसे एनिमल्स भी है। सो इट इज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर्स, मतलब सबके अंदर होता है ऐसा नहीं है। जैसे म्यूल्स है, खच्चर है ना, म्यूल, घोड़ा और डोंकी को क्रॉस किया म्यूल, सो ये म्यूल नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसके बाद जो हनी बीज होती है उनमें स्टराइल वर्कर होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मतलब ये रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। उनके अंदर नहीं है तो भी वो जिंदा है, इसलिए यहां पे एक्सेप्शन वर्ड दिया गया है कि एक्सेप्शन है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल में तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जरूरी है, उसके बाद ग्रोथ जरूरी है, उसके बाद एजिंग जरूरी है, उसके बाद रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये भी है, वो स्टराइल होते हैं। स्टराइल मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं वो फर्टाइल होते हैं। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, दैट इज मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी यानी क्या? मर्डर यानी डेथ। मर्डर एक जस्ट एग्जांपल ट्रिक के लिए समझा रहा हूं। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ। तो मेटाबॉलिज्म जैसे डिक्लाइन होता है, ऑर्गेनिज्म जो है डाइज हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसको ही बोलेंगे हम मोर्टेलिटी। क्योंकि ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है क्या? कभी भी नहीं मर सकता, ऐसा है क्या? अमर है क्या? नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोसेसेस कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो एनिमल मर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट वाला है रिस्पॉन्सिवनेस एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये छठा नंबर का आप देखो, जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, वो है रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखो, आप जब भी ये बायोलॉजी पढ़ते हो या जब आप साइंस पढ़ते हो ना, तो 50% इंफॉर्मेशन आपको उसके नाम में ही देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आप देखो 50% इंफॉर्मेशन नाम में ही है। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब रिस्पॉन्स करने की कैरेक्टरिस्टिक्स,
इरिटेबिलिटी, इसको ही इरिटेबिलिटी भी कहा जाता है। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू द थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग। यानी क्या, अगर बाहर टेम्परेचर अगर हो रहा है तो आप दूर हट जाओगे, आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। जैसे कोई एक कॉकरोच है जो चल रहा है, उसको आप हाथ लगा दोगे तो वो रुक जाएगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिवनेस है, उसको इरिटेबिलिटी बोलते हैं। मतलब हम रिस्पॉन्स करते हैं कौन से चेंज को, जो रिस्पॉन्ड को थर्मल टेम्परेचर में चेंज अगर आया तो, या केमिकल में चेंज आया, या फिर बायोलॉजिकल चेंज आया, तो सराउंडिंग में है ना, सराउंडिंग में बायोलॉजिकल चेंज आया तो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, लोग हिल रहे हैं ना, जमीन हिल रही है, तो हम क्या करते हैं, नीचे झुक जाते हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज को, वो फिजिकल चेंज है ना। ये चीज आपको समझनी है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मल चेंज है। और केमिकल्स की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट में अगर वातावरण अगर दूषित हो गया तो हम मास्क यूज कर लेंगे, तो केमिकल चेंजेस भी आपको याद रखना है, जो सराउंडिंग में होता है, अपने बाजू के एनवायरमेंट में, अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट में। तो रिस्पॉन्सिवनेस इज अ यूनिक एंड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही है। जैसे ये अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पेन हटेगा नहीं, ये इधर ही रहेगा, चाहे ये खत्म हो जाए, रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकता, ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, राइट। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। ये हो गया आपके टोटल 6, क्या हो गए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हर्बेरियम, है ना। क्या हम पढ़ेंगे अभी, हर्बेरियम। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, चीजें आपको समझनी है। हर्बेरियम यानी क्या, हर्बेरियम का एक वर्ड याद रखना यहाँ पे, हर्बेरियम, और इसका प्लूरल हो गया हर्बेरिया, है ना। हर्बेरिया मतलब मेनी, प्लूरल यानी मेनी, तो हर्बेरिया अगर एक रहा तो हर्बेरियम कहेंगे। इसको किसने कॉइन किया याद रखना, पीटोन डी टर्नफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने, उसके बुक के अंदर, बुक का नाम कौन सा है, एलेमेंट्स। ठीक, और हर्बेरिया क्या है याद रखना, हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय द इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट लुका घिनी। ठीक है, लुका घिनी ने इसको इनिशिएट किया। कॉइन किसने किया, पीटोन डी टर्नफोर्ड। इनिशिएट यानी चालू कर देना, वैसा कॉइन इसने किया, इसने एक कॉइन किया कि देखा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और चालू किसने किया, लुका घिनी ने उसको चालू किया, इनिशिएट कर दिया। सो ये इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टूल है किसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर, है ना, टैक्सोनॉमी अंदर। हम अभी देखेंगे क्या है। तो इफेक्टिव टूल कैसे, तो देखो हर्बेरियम क्या है, इट इज अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन। देखो ड्राइड मतलब सूखा हुआ, और प्लांट स्पेसिमन यानी प्लांट के डेड पार्ट्स। क्या चीजों को समझ रहे हो, यस सर। तो आपने यहां पे देखना है कि सबसे पहले तो ये ड्राइड है, ड्राइड यानी कि सूखा हुआ है, ये प्लांट का स्पेसिमन है, प्लांट का डेड पार्ट्स है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम हर्बेरियम। क्या बोलते हैं उसको, हर्बेरियम। अब इसको क्या किया जाता है बेटा, प्रिजर्व किया जाता है, फ्लैट केयरफुली, ओके, प्रिजर्व किया जाता है, एक शेप में डाला जाता है, उसके ऊपर केमिकल्स से उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उसका डीके ना हो, वो डिग्रेड ना हो, इंसेक्ट उसको डैमेज ना कर पाए। और उसके बाद उसको एक साइज पेपर की शीट के ऊपर उसको डाला जाता है, व्हाइट शीट वो होती है। ये चीज आपको समझनी है, वो है हर्बेरियम, हर्बेरियम। और मेनी अगर रहे तो फिर हर्बेरिया कहते हैं उसको। जैसे एक फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फोटो आप देख रहे हो, प्लांट का ड्राइड है, ये सूखा हुआ प्लांट का मरा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं स्पेसिमन। व्हाइट शीट पे इसको डाला जाता है, केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि इंसेक्ट उसको डिग्रेड ना कर पाए, और उसको फ्लैट किया जाता है, दबा दिया जाता है एक पेपर के ऊपर ताकि वो ऐसा चिपक जाए, पूरा चिपका हुआ होता है। अब ये शीट जो है, ये आप देख सकते हो, ये पार्ट तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये समझना पड़ेगा, ये लेबल क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखो। ये लेबल, ईच शीट हैज अ लेबल, हर एक शीट के ऊपर एक लेबल होता है। ठीक है, वो कहां पे होता है, उसका भी एक याद रखना, उसका भी एक क्या है, स्ट्रक्चर है, उसका भी एक जगह है कि उसको इस साइड में ही लिखा जाता है, राइट साइड में, है ना। कौन सी साइड में, राइट, ये वाली साइड, तो अपोजिट हो जाएगी, है ना, इधर वाली। तो ये जो साइड है ये आपको देखना है, सो विच इज द राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, ये हमारे पेपर में ऐसे नहीं, जब हम पेपर को देख रहे होते हैं तब हमारी जो राइट साइड होती है, उस राइट साइड में, राइट अपर कॉर्नर की लोअर कॉर्नर, सो राइट अपर कॉर्नर, ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। आपको अगर सवाल आया कि लेबल जो होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, सो ये जो शीट जो होती है उसकी राइट अपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर नहीं सर, क्या लिख रहे हो,
राइट अपर नहीं सर, राइट लोअर कॉर्नर, राइट साइड में लोअर कॉर्नर में ये होती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, राइट लोअर कॉर्नर में होती है। अब इसमें अंदर क्या क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इसके ऊपर डेट डाला जाता है कि कब वो बनाया गया, हर्बेरियम कब बनाया गया। उसके ऊपर प्लेस डाला जाता है कि उसको कहाँ से कलेक्ट किया गया है। उसके ऊपर उस प्लांट का क्लासिफिकेशन डाला जाता है कि ये प्लांट कौन से किंगडम का है, कौन से सब किंगडम का है, कौन से क्लास का है। उसके बाद यहां पर याद रखना है उसके इकोलॉजिकल पेक्यूलरिटीज एंड कैरेक्टर्स, वो इकोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट है, उसके कैरेक्टर्स क्या है वो डाले जाते हैं। उसके बाद उसका लोकल नेम भी डाला जाता है। ये चीज याद रखना, लोकल नेम मतलब उस प्लांट का एक लोकल नेम होता है जो आजू बाजू के एक 25-30 किलोमीटर के लोग, एरिया के लोग उसको क्या बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम मतलब पूरे विश्व में जो चलता है। उसके बाद इसको किसने कलेक्ट किया उसका नाम भी, नेम ऑफ द कलेक्टर भी डाला जाता है। या आप थोड़ा सा इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा अभी ये ब्लर है, लेकिन इसके अंदर सारी चीज, नेम ऑफ कलेक्टर है ना, उसका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली, उसकी इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज, इंपॉर्टेंस उसका है ना, ये डेट और उसका प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती है। और ये होता है हर्बेरिया। सो ड्राइड, प्रिजर्व एंड माउंटेड प्लांट स्पेसिमन। और ये किस लिए होते हैं? पढ़ाई करने के लिए। मतलब कि अगर हम प्लांट की नेचुरली पढ़ाई करें तो हमें जंगल में जाके करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे ड्राइड फॉर्म में अगर हम उसको रखें तो इजीली हम वहां पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। और ये वेल ट्रीटेड है, केमिकल से ट्रीट किया गया, प्रिजर्व किया गया है, प्रेस करके दबा के एक शीट पे डाला गया है, जिससे कि वो बहुत सारे सालों तक एज इट इज रहेगा। सो इट इज यूज फॉर स्टडी पर्पसेस। मोस्टली ये स्टडी के लिए ही यूज किया जाता है, ये चीज समझिए, है ना। मतलब लोगों को पता लगे कि ऊपर से देखेंगे तो वो कौन सा प्लांट है वो उनको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे ये लेबल जो होता है वहां से वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसने कलेक्ट किया, क्या सारी चीजें, डेट ऑफ कलेक्शन, सब सारी चीजें वहां पे रहेंगी। याद रखना ये होता है लेबल। और लेबल ये हर्बेरियम है, हर्बेरियम के अंदर लेबल होता है, और वो कहां पे होता है? राइट साइड के लोअर कॉर्नर में लेबल ऐड किया जाता है। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया आपका हर्बेरिया। चलो, अब दूसरा कंसेप्ट है बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, देखो चैप्टर छोटा है, ये बॉटनिकल गार्डन्स होने के बाद आपको कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी है, उसके बाद म्यूजियम है। तो ऐसे छोटे छोटे आपको चीजें देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। इजी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर मैं बोलूंगा आपके क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, है ना। चलो देखे फिर। जी सर, देखते हैं सर, चालू कर। चलो सर, यस। देखो ये है बॉटनिकल गार्डन्स। क्या है बेटा? बॉटनिकल गार्डन्स। जैसे हर्बेरियम यानी एक, और हर्बेरिया यानी बहुत सारे शीट पे बहुत सारे प्लांट कलेक्ट कर दिए तो हर्बेरिया, और एक तो हर्बेरियम। अब बॉटनिकल गार्डन्स क्या है? देखो, अब वहां पर जो हर्बेरियम था वो डेड पार्ट्स थे, डेड प्लांट स्पेसिमन वहां पे, है ना। अब यहां पर देखो बॉटनिकल गार्डन्स यानी कि यहां पर गार्डन होता है जो लिविंग होता है, ये गार्डन लिविंग रहेगा। और लिविंग, और उसके अंदर क्या है? बॉटनिकल यानी प्लांट्स। हमेशा याद रखना कि जो आपका बायोलॉजी है वो दो इसमें डिवाइड होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बायोलॉजी, दो इसमें डिवाइड होता है। एक होता है जूलॉजी जिसमें एनिमल की पढ़ाई की जाती है, और दूसरा होता है बॉटनी यानी प्लांट की। तो बॉटनी ये वर्ड रिलेटेड है बेटा प्लांट से, और बॉटनिकल गार्डन यानी प्लांट का गार्डन। अब ये क्यों किया जाता है? तो याद रखना यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स देखने हैं, या फिर आपको ऐसा प्लांट देखना है जो पाकिस्तान में है, जो उसी जगह पे रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट को जिंदा रहने के लिए वो ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो पाकिस्तान में है। तो आप पाकिस्तान में जा नहीं सकते, है ना, उधर मिशन करके जाना पड़ेगा। तो आपको मिशन करके जाना नहीं है, हमजा अली मजारी बन के जाना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा जगह बनाते हैं जिसपे पूरे देश के अंदर जो जो सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स है उसको लगा देंगे एक जगह पे। वो प्लांट जिंदा होंगे, ये याद रखना, उसको लगा देंगे, हो गया बॉटनिकल गार्डन। सिंपल चीज है ना। देखो, अ प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वराइटीज, हमेशा रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वराइटीज और डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत अलग अलग जगह से उसको उठाया है और एक जगह पे लाया है, और उसको ग्रो किया है साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। एकदम जैसा एनवायरमेंट चाहिए वैसा दिया है, साइंटिफिकली ग्रो किया है, इसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। तो यहां पर वो इन विवो मतलब लिविंग कंडीशन, प्रॉपर सारी नेचुरल चीजों के अंदर वो यहां पर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको ग्रो कर रहे हैं। बट हर्बेरिया जो हमने पढ़ा इसके पहले, हर्बेरिया यानी मिनी, और एक आ रहा तो हर्बेरियम, वो ड्राइड स्पेसिमन थे। स्पेसिमन यानी डेड, हमेशा याद रखना डेड, और ड्राइड मतलब सूखे हुए थे, लेकिन ये जिंदा प्लांट्स है। ओके, अब यहां पर भी आपको बोर्ड देखने को मिलेगा, उस प्लांट के ऊपर एक बोर्ड रहेगा, उस बोर्ड के ऊपर दो चीजें रहेगी, एक साइंटिफिक नेम और एक उसका कॉमन नेम।
ठीक है। पर्पस क्या है? रेफरेंस फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए रेफरेंस रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ये याद रखना है। रिसर्च करने के लिए, किसी को रिसर्च करना है तो वो उस जगह पे जाके रिसर्च कर सकता है, उस प्लांट के नेटिव प्लेस में उसको जाने की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। कंजर्वेशन मतलब क्या कि कोई प्लांट मर रहे हैं उस नेचुरल कंडीशन में, तो हम यहाँ पे लाके उसको बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, सो कंजर्वेशन भी होगा। कंजर्वेशन मतलब संभालना, उसको संभाल के रखना, है ना, जिंदा रखना। पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या होता है, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देखो, कलकत्ता के अंदर एक बॉटनिकल गार्डन है जिसके अंदर एक ट्री है, ग्रेट बनियान ट्री। और ये ट्री जो है, इसका साइंटिफिक नेम देखो, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम आपको दिया गया है फिकस बेंगालेंसिस। और ये 255 ईयर्स ओल्ड है। 255, 250 और 5, 255 ईयर ओल्ड ये प्लांट आप देख सकते हो। मतलब अगर ये मेन प्लांट है तो ये ग्रो हुआ, इसके ब्रांचेस बाजू में है, फिर से वो जमीन में घुस गए, तो ऐसे मतलब बहुत बड़े एरिया में वो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी लेबल होता है, जिस तरीके से हर्बेरियम पे लेबल था उसी प्रकार से ये हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं बॉटनिकल गार्डन, इसमें भी जो अपना प्लांट होता है वहां पे एक लेबल होता है। जैसे आप लेबल में देख सकते हो, ग्रेट बनियान ट्री, और इसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दो यहाँ पे चीजें होती है ना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड द ट्री वॉज फिकस बेंगालेंसिस। सो यहाँ पे आपको दिया गया है इसका साइंटिफिक नेम। 250 साल का ओल्ड है। उसके साथ साथ ये जो है 1.5 हेक्टर्स एरिया में वो यहाँ पर फैला हुआ है। ये चीजें आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। चलो, और ये जो याद रखना, ये कलकत्ता के अंदर जो बॉटनिकल गार्डन है, और उस बॉटनिकल गार्डन में ये जो पेड़ है इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसका क्या है, पोजीशन है, मतलब ये ऐड हुआ है। देखो, ये हो गया आपका ग्रेट बनियान ट्री, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता के अंदर जो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको समझाया, अभी क्या समझाया था मैंने आपको, कि बेटा कंजर्वेशन मतलब होता है संभालना, बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जिंदा है, उसको संभाल सकते हैं, बराबर। ये चीज याद रखना है। तो कंजर्वेशन, अब जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमारी इस अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, बट उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, उसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम नहीं संभालेंगे तो वो मर जाएगा। अगर वो मरेगा तो बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कम होने वाली है। और आपको पता है, नेचर में एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर वहां पे वो मर गए तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा इकोसिस्टम को, जिससे कि आपको समझना है हमें इन सबको संभालना बहुत बहुत जरूरी है ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बायोडाइवर्सिटी यानी क्या, मैंने नाम में ही देखो, बायो मतलब लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा, जैसे कि लाइफ के अंदर बहुत सारे वेरिएशन, उसको ही इकोसिस्टम के अंदर जो देखने को मिलते हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस, लाखों वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसेंशियल है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कचरा प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया कचरे को खाते हैं, तो वो जरूरी है ना, ताकि मेंटेन रहे सारी चीजें। कोई नुकसान कर रहा है तो कोई फायदा करवाता है, कोई फायदा करवाता है, कोई नुकसान कर रहा था। तो हर एक एनिमल इस अर्थ के ऊपर जो भी बना हुआ है वो किसी ना किसी कारण से बना हुआ है, और वो अपने इकोसिस्टम में अपना कुछ रोल जो है, काम है, वो हर रोज कर रहा है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी, ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है जिसके अंदर अपनी इकोसिस्टम हेल्थी बनती है ना, हेल्थी बनती है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम हेल्थी रहती है। पॉपुलेशन जो एक्सप्लोशन होता है, ओवर एक्सप्लोटेशन होता है ना, ये इसके कारण देखो, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जो चीजें हमें करनी है वो हम प्रमाण से ज्यादा कर रहे हैं। जैसे हमें मछली खाना है तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लोग मछली पहले एक एक लाते थे, खाते थे अपने पेट के लिए, लेकिन हम अभी पैसा कमाने के लिए टन में, है ना, मछली ला रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा बनाना, उससे ज्यादा बेचना और पैसे कमाना। तो नेचुरली जो बैलेंस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे कि क्या होगा, मछलियां जल्दी खत्म हो जाएगी, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? मछलियां तो उसी रेट से तैयार हो रही है ना, बराबर है कि नहीं, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ह्यूमंस की मोस्टली। तो ये चीज आपको समझनी है। अब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा चीजें हम देखते हैं।
उसको बोलेंगे हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो है, एक है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिटू। अब बहुत सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीसीज है, उसको कंजर्व करना है हमें, वो उसके नेचुरल जगह पे रहती है यहाँ पे, और ये हमारी जगह है, ठीक है। पहले नेचुरल जगह देखो, तो ये हमारे पास एक वैरायटी है, एक बर्ड है ना। तो ये बर्ड को हमें कंजर्व करना है, ये उसके नेचुरल जगह है, वहां पे वो रहता है। तो हम उस जगह पे जाके उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्यों उनका नंबर कम हो रहा है, क्यों उनकी डेथ हो रही है, वहां पे पढ़ाई करके रिसर्च करके उसके नेटिव प्लेस जहां पे वो रहता है उधर जाके देखेंगे और उसके नंबर को बढ़ाएंगे। ये हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल प्लेस में जाके, है ना, कंजर्व करना। ये हो गया उसका इन सिटू कंजर्वेशन। और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल प्लेस से उठाना और अपने एक जगह पे लाके उसको वहां पे कंजर्व करना, मतलब ये हो गया आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। और ये यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल जो एक्स सिटू कंजर्वेशन का है वो है अभी वनतारा, है ना, अंबानी ने जो अभी बनाया है वनतारा, तो वो उनकी जगह है और वहां से एनिमल उठा के ला रहे हैं, वहां पे उसको कंजर्व कर रहे हैं। नेचुरल जगह पे अगर कंजर्व करेंगे तो वो हो जाएगा इन सिटू, और उसको नेचुरल जगह से उठा के अपने घर, अपना कैप्टिविटी में एक प्रोटेक्शन में एरिया बना के वहां पे उसको कंजर्व करेंगे, तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा। देखो, कंजर्विंग ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पे वो रहते हैं वहां पे उसको ये करना। तो नेशनल पार्क जो भी हो गए वो नेचुरल जगह होती है वहां पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए और सैक्रेड ग्रूव्स, ऑल आर दी, अच्छे से समझना है आपको, ऑल आर दी टाइप्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सैक्रेड ग्रूव। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इसकी कंजर्वेशन ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे जूस बनाया तो प्रोटेक्ट कैप्टिविटी में होता है, बॉटनिकल गार्डन कैप्टिविटी में होता है, जीन बैंक कैप्टिविटी में होता है। हमेशा याद रखना है कि वहां पर एनिमल अपना पूरा घेरा बना के है कि ये वो नेचुरली है, जिन मतलब कहीं भी वो जा सकता है, ऐसा है। तो जो कोई फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल जगह है, तो वहां पे अगर कंजर्वेशन करेंगे तो मतलब नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये आपको देखने को मिलेंगे इन सिटी में। बट जू हो गया एक सिटी होता है, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए एक सिटी होता है, जीन बैंक होते हैं एक सिटी होता है। ये चीजें आपको समझनी है। हमेशा याद रखना, एक ट्रिक बताता हूं, जब कोई किसी प्रोसेस के अंदर अगर नेचुरल चीज दिख रही है और कुछ आर्टिफिशियल, अगर एक भी आर्टिफिशियल चीज वहां पे देखने को मिली तो समझ में आना कि वो एक सिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ना। व्हाई डज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर, क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस मैटर है? सबसे पहले तो मोरल एंड इथिकल, यानी क्या कि हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे तो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस अर्थ पे सिर्फ हमारा अधिकार है क्या? नहीं, उनका भी अधिकार है। तो ये मॉरल ड्यूटीज होती है, कुछ अपने इथिक्स होते हैं, कुछ वसूल होते हैं, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को लॉस करना, मतलब कंजर्व करना। और इकोलॉजिकल इश्यूज यानी क्या कि टेम्परेचर बढ़ जाना, इकोसिस्टम पे असर पड़ना, जब अपना नुकसान हो जाता है तो उसके लिए भी अपने को करना चाहिए। एक तो उन बेजुबान जानवर जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं, उनका विचार करना चाहिए, मॉरल इथिक्स। और दूसरा, इकोसिस्टम गड़बड़ हो रही है, इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो अगर आज वो मर गए तो कुछ समय के बाद हम भी मर जाएंगे। तो ये विचार करके भी आप बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें क्यों करनी चाहिए? एक तो मोरल एंड इथिकल, और दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल इशू ना हो इसके लिए भी हमें करनी चाहिए। तो यह है व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कैसे कर सकते हैं? दो टाइप में, इन सिटू एक्स सिटू। और बायोडाइवर्सिटी क्या है वो हमने समझा, कंजर्वेशन करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। चल, तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। तो अब तक के लेक्चर में हमने म्यूजियम तक सारी चीजें देख ली थी। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे म्यूजियम क्या होता है, ठीक है। म्यूजियम, तो पहला क्लास 11 का चैप्टर जो हम देख रहे हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। देखो, अब म्यूजियम ये ऐसी जगह होती है जहां पे कलेक्शन किया जाता है। कलेक्ट करना, किसको कलेक्ट किया जाता है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन। हमेशा रखना, प्रिजर्व मतलब ये संभालना होता है, संभालना मतलब जब एनिमल एंड प्लांट को संभाला जाता है उसको प्रिजर्व कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? प्रिजर्व। और किसको प्रिजर्व किया जाता है बेटा? प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमन को। स्पेसिमन यानी क्या होता है? हमेशा याद रखना, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स। मतलब यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां पर प्रिजर्वेशन किया जाता है, संभाला जाता है। किसको संभाला जाता है? प्लांट एंड एनिमल के डेड पार्ट्स को। क्लियर है? प्लांट एंड एनिमल के डेड पार्ट को, प्लांट एंड एनिमल के डेड पार्ट्स को जहां पे संभाला जाता है, संभाल के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वो होता है म्यूजियम। जैसे बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे वर्ल्ड की जगह से एक जगह पर, वो बॉटनिकल गार्डन। यहां पर म्यूजियम,
जहां पे प्रिजर्व किया जाता है प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमन को। ये चीज समझिए, डेड पार्ट्स को, डेड एनिमल्स को डायरेक्टली। अब इसमें क्या म्यूजियम है, क्या पद्धत होती है, वो भी देखेंगे, टेंशन मत लो। देखो इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन जो है वो प्रिजर्व किए जाएंगे। ठीक है, क्या किए जाएंगे? प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी क्या कि उसको एक जगह पे संभाला जाएगा। प्रिजर्व यानी एक जगह पे संभालना। इन फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है, उसके अंदर उसको प्रिजर्व करेंगे हम। कौन सा केमिकल होगा वो पता है? फॉर्मेलिन। देखो इधर दिया गया है फॉर्मेलिन 10% टू 40% ये फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, फॉर्मेलिन के साथ साथ 10% से 40% फॉर्मेल्डेहाइड, ये दोनों का केमिकल एक जार में मिक्स किया होगा। आपने देखा होगा इस तरीके से एक जार होता है और उस जार के अंदर लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और वो लिक्विड कौन सा है वो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके अंदर फॉर्मेलिन है 10%, सॉरी फॉर्मेलिन है, और 10 to 40% फॉर्मेल्डेहाइड है। तो फॉर्मेल्डेहाइड दूसरा केमिकल, फॉर्मेलिन पहला केमिकल। फॉर एफ याद रखना है। एफ लिक्विड में क्या है? एफ फॉर्मेल्डेहाइड एंड फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डेहाइड एंड फॉर्मेलिन। एफ उस लिक्विड में रहेगा, फॉर्मेल्डेहाइड एंड फॉर्मेलिन। ये दोनों का केमिकल एक जार में होगा, उस जार में एनिमल को रखा जाएगा म्यूजियम के अंदर, क्योंकि वो प्रिजर्व होता है। हमेशा याद रखना ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है? यस। सो रिपोजिटर्स यानी क्या? एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल प्लांट्स को रखा गया है, डेड पार्ट्स को, यानी याद रखना। तो प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्मेल्डेहाइड एंड फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन है वो उसको डेड, मतलब जो पार्ट्स है, सेल्स है, उनको वो खराब नहीं होने देगा। उसके बाद ये जो जार है वो होता है क्लियरली लेबल्ड, उसके ऊपर नाम होते हैं कि ये स्पेसिमन किस एनिमल का है, उसका साइंटिफिक नेम और सारी चीजें, कॉमन नेम वहां पे देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया छोटे छोटे एनिमल, कि छोटे छोटे एनिमल हम इसमें रख सकते हैं। बड़े एनिमल का क्या? देखो बड़े एनिमल जैसे लार्जर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गए, ये स्टफ एंड प्रिजर्व किया जाता है इसको। इसकी अलग कंडीशन है, इसको फॉर्मेलिन एंड फॉर्मेल्डेहाइड के सॉल्यूशन में नहीं डाला जाएगा। तो फिर जैसे खरगोश है, खरगोश एक मैमेलियन है, तो उस खरगोश के बॉडी के अंदर का जितना भी पार्ट है सब निकाल दिया जाएगा, फेंक देंगे। उसके अंदर क्या करेंगे? कापूस भरेंगे, कॉटन, और उसको फुला देंगे। मतलब वो उसका एक्चुअल जो शेप है वो ले लेगा ना कापूस भरने के बाद, बस एज इट इज उसको रख देंगे। ये अलग मेथड है प्रिजर्व करके रखने की। एक फॉर्मेलिन एंड फॉर्मेल्डेहाइड के सॉल्यूशन में मेथड अलग, और ये स्टफ जिसको बोला जाता है, स्टफ मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ भरना है ना? जैसे समोसे में कैसे स्टफिंग होती है, वैसे यहाँ पे एनिमल के अंदर स्टफिंग की जाती है कॉटन की। सो दिस साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग स्टफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज टैक्सीडर्मी। तो इस साइंस की ब्रांच को, है ना, जिसमें प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग किया जाता है स्टफ एनिमल्स को, उसको टैक्सीडर्मी कहते हैं। सो व्हाट इज टैक्सीडर्मी? जहां पर एनिमल्स को स्टफ किया जाता है, उसके अंदर चीजें भर के उसको प्रिजर्व किया जाता है। चीजें भरना मतलब कॉटन ही भरते हैं मोस्टली, ठीक है? उसके बाद यहां पर ड्राइड स्पेसिमन भी होते हैं। देखो 3 टाइप के स्पेसिमन अभी हमने समझ लिए। एनिमल पहले जो फॉर्मेलिन एंड फॉर्मेल्डेहाइड इस सॉल्यूशन में, जार में रखे हुए होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स। बड़े एनिमल्स जिसमें कापूस भरा हुआ होता है, स्टफ किया जाता है, स्टफ एंड प्रिजर्व। और तीसरे ड्राइड। ड्राइड यानी क्या होते हैं? सूखे हुए, पूरा सूखा हुआ है, वो एज इट इज रख दिया, उसको कोई फॉर्मेलिन का विषय नहीं है, फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डेहाइड का, या फिर उसको स्टफ भी नहीं किया, ड्राइड करके सुखा के पूरा रख दिया है, ठीक है? तो यह सिस्टमैटिक शेल का कलेक्शन एनिमल स्केलेटन का, इंसेक्ट का एंड बॉक्सेस के अंदर किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्सेस, ठीक है? तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसका, क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन, उसका कलेक्शन। सिलेक्शन एंड कलेक्शन अलग है। सिलेक्शन यानी चीजों को सिलेक्ट करना, कलेक्शन यानी जमा करना। तो बहुत सारे एनिमल के डेड पार्ट्स को जमा किया जाता है। तो म्यूजियम एक समझो मुर्दा घर है, जिसके अंदर अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं। क्योंकि छोटे एनिमल, उनको प्रिजर्व करने की मेथड्स अलग होंगी, बड़े एनिमल्स जिनको प्रिजर्व करने की मेथड्स बेटा अलग अलग होगी, ठीक है? अब लास्ट में देखो, बायोलॉजिकल म्यूजियम इज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्व एज, देखो, रेफरेंस हब्स फॉर द बायोडायवर्सिटी स्टडीज। तो ये म्यूजियम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहां पर सारे एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे खरगोश अगर जिंदा है तो फिर उसको देख पाएंगे क्या हम अच्छे से? नहीं देख पाएंगे उस खरगोश को, क्योंकि वो भागेगा, हम उसके पीछे भागेंगे, वो हाथ में ही नहीं लगेगा। अगर म्यूजियम में गए तो आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक टाइप का एनिमल नहीं होता, म्यूजियम में बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो हम पास से देख सकते हैं। फिर एक सवाल आपके मन में, सर ये म्यूजियम में जो एनिमल्स रखते हैं, सर क्या उसको मारा जाता है पहले और फिर बाद में? नहीं, ऑलरेडी जो मरे हुए हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। याद रखना, मरे हुए, ऐसा नहीं कि प्रिजर्व करने के लिए मारना है और प्रिजर्व करके रखना है, नहीं। जो ऑलरेडी कुछ कारणों की वजह से जंगल में मौत होती है एनिमल्स की, तो उनको वहां से कलेक्ट करके यहाँ पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं।
ठीक है। हालांकि ये एक ही बार करनी पड़ेगी, बार बार, जैसे खरगोश है तो खरगोश बार बार मारना नहीं पड़ेगा, एक बार मार दिया, एक बार मरा हुआ है तो ऑलरेडी उसको प्रिजर्व किया, वही सालों साल 100-200 साल भी चल सकता है। ठीक है, स्टडी करने के लिए उस म्यूजियम में। ये आप देखो, ये म्यूजियम है, ये देखो आपको कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, तितलियां, ये देखो ये गेंडे की ऊपर की आप देखो पूरा मांस का लेयर है। तो प्रिजर्व स्पेसिमन है बर्ड्स, मैमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो किसकी स्टडी करने के लिए हम इसके म्यूजियम के अंदर जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी यानी क्या? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेस जो है, जो रहेगा वही है बायोडाइवर्सिटी, और उसकी स्टडी करने के लिए म्यूजियम का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सिर्फ इसमें एक चीज याद रखना, वो है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या है? तो एक ब्रांच है एक बायोलॉजी के अंदर, जिसमें क्या किया जाता है? प्रिजर्व, स्टब किया जाता है, स्टब करके प्रिजर्व किया जाता है एनिमल को। ठीक है ना, वही है आपका टैक्सीडर्मी, जिसके अंदर याद रखना स्टफिंग होता है, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑन द ऑफ द एनिमल। मतलब एक स्टफ, उसके अंदर चीजें भरी जाएंगी, या फिर उसकी स्किन को, अब ये आपका देखो, ये एना क्या है इसका नाम, जैसा भी मैंने बोला गेंडा, तो गेंडे की स्किन के अंदर कापूस भर नहीं सकते, कॉटन स्टफिंग नहीं, तो उसको एक जैसे होता है ना कोई स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर उसकी स्किन को लगा देना, तो इस तरीके से टैक्सीडर्मी में ये किया जाता है, जिसमें आपको याद रखना है 3 डायमेंशन डिस्प्ले होता है। एज इट इज एनिमल जैसे दिखता है ना, एज इट इज वैसे दिखेगा, बराबर कि नहीं? ये चीज आपको याद रखनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गेंडा देख लो, इधर ऐसा लग रहा है कि ये सच में खड़ा है, बराबर, यस। अब देखो जूलॉजिकल पार्क, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो जूलॉजिकल पार्क है, और उसके बाद फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क और की, इस तरीके से कंसेप्ट बचे। देखो अभी जूलॉजिकल पार्क क्या है, इसके नाम में भी है, जू मतलब क्या होता है? एनिमल्स। बेटा जिस जगह पे एनिमल्स मतलब कॉमनली कॉल्ड एज जू, वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। वाइल्ड एनिमल मतलब क्या? जंगल के, जंगल के, है ना। केप्ट मतलब रखा जाता है, किसमें? कैप्टिविटी भी है। कैप्टिविटी मतलब क्या? एक प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन मतलब वो कहीं पे भाग नहीं सकते, एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर ही वो रहेंगे, इसको बोला जाता है कैप्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या होगा? अ जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी, जिसको बोला जाता है एक्स सितु। हमेशा रखना है एक्स सितु मतलब कि उसको किसी जगह से उठाया है और उस जूलॉजिकल पार्क में, उस कैप्टिविटी में, एक प्रोटेक्टेड एरिया में उसको रखा है, उसे जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। पर याद रखना जूलॉजिकल पार्क में एनिमल जो रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, और इसमें एनिमल ही रहेंगे, नॉट प्लांट, क्योंकि नाम देखो जू, जू मतलब हमेशा याद रखना है, जू मतलब होता है बेटा एनिमल। ठीक है, एनिमल्स। ठीक है, ओके डन। सो केयर की जाती है उनकी, अच्छे से उनकी देखभाल की जाती है, और एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट की जैसे ही रखा जाता है, बट वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते। एक्स सिटू कंजर्वेशन उसको कहते हैं, जिसमें नेचुरल हैबिटेट के अलावा दूसरी जगह पे कंजर्व करना, है ना। इन अ जू नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैसा फूड खाते हैं, उनके खाने के कैसे तरीके से, तरीका क्या है खाने का, और वो किस तरीके से रहता है, एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जो नेचर की स्टडी करती है, तो एनिमल्स नेचर में तो आएंगे ना, बराबर, बिल्कुल। तो अब यहां पे आपको याद रखना है अदर बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स क्या क्या है इसमें। याद रखना फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट लाइफ। किसी भी एरिया में कोई जो प्लांट लाइफ है उसको फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा एंड फाउना एक होता है, फाउना, है ना। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा यानी कि क्या? प्लांट लाइफ, उस प्रोटेक्टेड या फिर कोई भी एरिया में प्लांट की लाइफ को फ्लोरा कहते हैं। मैनुअल क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड की फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीसीज इन द पर्टिकुलर एरिया। तो मैनुअल, जैसे मेनू होता है, मेनू होटल में जाते हैं इधर क्या क्या मिलेगा वो मेनू होता है, उसी प्रकार से मैनुअल यानी कि क्या? कि वहां पर ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन दी गई जाती है, कि यहाँ पे कीज फॉर आइडेंटिफाइंग स्पीसीज, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चाबी की तरह वो मैनुअल होता है। उसके बाद है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप इन डिटेल। ठीक है, ये मोनोग्राफ एक ग्रुप को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बायोलॉजिकल ग्रुप, एनिमल का एक ग्रुप जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला जो पार्ट रहेगा वो मोनोग्राफ रहेगा। नेक्स्ट में है कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? सिस्टमेटिक लिस्ट, जैसे होता है ना कैटलॉग, कैटलॉग बोलते हैं उसको। जैसे कपड़े देखने के लिए कहीं पे जाते हैं तो वो कैटलॉग आपको देता है, जिसमें लिस्ट होता है एक जैसे ड्रेसेस की, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जूलॉजिकल पार्क में आपका कैटलॉग भी रहेगा, मोनोग्राफ भी रहेगा, मैनुअल भी रहेगा, और फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ उस जगह पे, मैनुअल मतलब इंफॉर्मेशन। मैनुअल जैसे गाड़ी चलाते हैं हम तो गाड़ी के साथ साथ मैनुअल आता है, जैसे कोई हमने समझो माइक ले लिया, ये तो माइक के साथ साथ मैनुअल आता है, इसको कैसे चलाना है, क्या करना है, किस किस तरीके से, तो स्पेसिस को कैसे पहचानना है, वो सारा मैनुअल उसमें रहेगा। मोनोग्राफ वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप को डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ, और कैटलॉग मतलब लिस्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो
तो ये आप देख सकते हो, यह है प्राणी संग्रहालय जिसको हम इंदौर जू कहते हैं, नगर परिषद निगम इंदौर है ना, इंदौर का ये आप देख सकते हो जूलॉजिकल पार्क है, ये इंदौर का जू है। ठीक, चलो नेचर का पढ़ाई करने के लिए अब देखो लास्ट के 2 कंसेप्ट, 2 टॉपिक हम आज का भी ये बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। बायोडायवर्सिटी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम अलग। अब बायोडायवर्सिटी पार्क क्या है, इसमें देखो बायोडायवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, तो इसमें इकोलॉजिकल असेंबलेज होता है स्पीसीज का, दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी, ये वर्ड बहुत जरूरी है। तो बायोडायवर्सिटी पार्क एक ऐसा पार्क है, पार्क मतलब पता है आपको एक एरिया, उस एरिया में वो प्लांट एंड एनिमल रहेंगे, बराबर। और ये बेटा सेल्फ सस्टेनिंग है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, वो अपने आप वहां पे तैयार हो गई है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद के खुद जो बढ़ती है, ग्रो होती है, बराबर। यस, और वो कहां पे जनरेट होती पता है, डिग्रेड और बैरन लैंडस्केप, मतलब जो बंजर जमीन है उस जगह पे नेचर अपने आप खुद को सस्टेन करके बढ़ाता है, और उस टाइप के एनिमल एंड प्लांट के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी पार्क कहेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, लाटे उत्तमराव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क, गोरेगर, गुरेगर में एक है, महाराष्ट्र के अंदर गुरेगर जिला है, एक एरिया है, प्लेस है गुरेगर, तो उसके अंदर ये आपको बायोडायवर्सिटी पार्क देखने को मिलेगा। और वो बायोडायवर्सिटी पार्क एक बंजर जमीन पे अपने आप तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी पार्क, ये जो है बायोडायवर्सिटी पार्क, ये इन सिटू कंजर्वेशन है, नेचुरल जगह, उसी जगह पे वो बड़े हो गए, बराबर। यस, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, दिस पार्ट इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, है ना। नेचुरल हेरिटेज यानी क्या, कि नेचुरल जो चीजें हैं उसको कंजर्व करने का एक बेस्ट मेथड है। क्या बात समझ में आ रही है? नेचुरल हेरिटेज को देखिए, नेचुरल हेरिटेज की अगर हम बात करें तो ये नेचर का ही एक हेरिटेज, हेरिटेज मतलब क्या, संस्कृति, हेरिटेज मतलब लाइफ, तो उसको कंजर्व करने का एक बेस्ट माध्यम आपको देखने को मिलेगा, है ना। एंड दिस इज पार्क इज द बेस्ट मॉडल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आएगा, इन सिटू कंजर्वेशन में मतलब संभाला जाता है, इधर कोई संभालने वाला नहीं है, इधर अपने आप सारी चीजें होगी, दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग बोलते हैं इसको, अपने आप सारी चीजें होगी, दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग। चलो अब लास्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं, वो है की। कौन सा कंसेप्ट है, की है। सो की एक टैक्सोनॉमी के लिए यूज किए जाने वाली एक क्या है, पद्धत है, एक टूल है, टूल। व्हाट इज की? सो की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड, एड मतलब साहित्य, और टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, एनिमल को डिवाइड करना, एनिमल को अरेंज करना प्रॉपर स्टडी के लिए। यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बराबर। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, और एड यानी साहित्य, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए जो साहित्य यूज में लिया जाता है उसको टैक्सोनॉमिकल एड कहेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये आपको याद रखना है, द कैरेक्टर एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड, द स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज अ लीड। तो की के अंदर जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको लीड कहते हैं। एंड कीज आर देखो एनालिटिकल इन नेचर, दे हेल्प नैरो डाउन द आइडेंटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप। तो की एक क्लासिफिकेशन करने के लिए मदद होती है, और जहां पे की में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, बराबर। ये देखो, सो यहां पर आपको अलग अलग की का नाम भी है, ठीक है। डाइकोटोम्स कीज आर यू बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर रहेंगे, एनिमल के अंदर कैरेक्टर, उसके ऊपर वो कीज डिपेंड होती है। कीज क्या है? तो की एक कंसेप्ट है जो कि एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है, टैक्सोनॉमिकल की। तो की आपको 1 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, ये चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिए आप। बायोडायवर्सिटी पार्क के ऊपर भी आपको आ सकता है सवाल, जूलॉजिकल पार्क के ऊपर भी आ सकता है, म्यूजियम के अंदर भी आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ये तो बहुत ज्यादा मस्ट है, बराबर। उसके पहले हमने जो चीजें देखी उस पर भी आ सकता है। ये जो चैप्टर है बेटा, ये इजी चैप्टर है, और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो इसी के साथ ही साथ बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।